गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? कैसे हो बच्चों? चलो एक काम करते हैं, पांच अगस्त को पहली मॉक टेस्ट थी, मैंने बता दिया। आज तुम्हारी पहली मॉक टेस्ट थी, मतलब आज फर्स्ट मॉक टेस्ट, उसके बाद 7th को सेकंड मॉक टेस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया अब वो जाने, क्योंकि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इससे ज़्यादा, है ना। क्लास ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट तुम्हें दे रहा हूँ, हर तरह का जो हेल्प है मेरी ओर से जो हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं। बाकी मॉक टेस्ट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन फिर से मैं दे सकता हूँ तुमको, वो ये कि CDS 2022 फुल मॉक टेस्ट नाम का कोर्स है मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप में, ठीक है, जिसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, मतलब आज से शुरू हो चुका है, 5th से, ठीक है। 10 फुल मॉक टेस्ट का सीरीज रहेगा, ठीक है बच्चे। तो जिनको भी इनरोल करना है वो जाकर आराम से अभी के अभी इनरोल कर लो, ठीक है। सबसे बेटर टाइम है, कर लो आज और शुरू हो जाओ, है ना, ठीक है। चलो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना। पढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को, ताकि क्वेश्चंस करना शुरू कर सके हम लोग, है ना। चलो अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। बेटा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एक बार देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, है ना। अगर ABC और ये DEF है और हमसे कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट में ये देखो इक्वल टू का तो साइन रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये साइन भी रहेगा जो कि सिमिलैरिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर मैं ABC ट्रायंगल को उठा लूं, ठीक है, और उठा के DEF पे पटक दूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं उठाता हूं और DEF पे पटक देता हूं, तो DEF नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो? दैट मीन्स दिस ट्रायंगल ABC विल ओवरलैप ट्रायंगल DEF, और सेम वही चीज अगर DEF को उठाता हूं और ABC के ऊपर रखता हूं तो ABC विल बी ओवरलैप्ड, ठीक है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्ग्रुएंसी का यही मतलब होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब देखो, अगर तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें कि यहाँ पे दो तरह का साइन है, यहाँ देख रहे हो, एक है इक्वल टू का साइन, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल टू का साइन बताता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे ये AB है और DE है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। BC और EF इक्वल होंगे और AC और DF इक्वल होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। हाँ, उसी तरह ये जो साइन है ना, ये साइन, ये देख रहे हो, इसको सिमिलैरिटी का साइन कहते हैं। मतलब ये वाला जो साइन है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाला जो साइन है ये सिमिलैरिटी का, इसका मतलब होता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल,
एंगल बी एंगल ई के इक्वल और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, राइट, ये इक्वल होंगे, ठीक। और साथ ही साथ इसके साइड्स, इस सिमिलरिटी का मतलब होता है इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, जब ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ए बी बाई डी ई, ठीक है, जितना होगा उतना ही बी सी बाई ई एफ होगा, उतना ही ए सी बाई डी एफ होगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी अपने आप हो जाएगा। तो इस केस में जहां कॉन्ग्रुएंस होता है तो यहाँ इक्वल टू तो होता है, ये इक्वल टू बताएगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, और यहाँ पे ये सिमिलरिटी का साइन जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये बताएगा कि इसके साइड्स प्रोपोर्शनल तो है ही साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है, यही होता है कॉन्ग्रुएंस। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। all congruent triangles are similar but all similar triangles are not congruent, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंस हम लोगों को जानना होता है, ठीक है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंस होता है। तो पहला नंबर एसएसएस कॉन्ग्रुएंस हम लोग जानते हैं, अच्छी बात है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एसएसएस कॉन्ग्रुएंस मतलब साइड कॉन्ग्रुएंस, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल अगर हो जाए, मतलब सारे साइड्स इक्वल हो जाए, तो ये ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ABC पूरी तरह से ओवरलैप कर देगा DEF को और DEF पूरी तरह से ओवरलैप कर देगा ABC को, ठीक है, ये हो गई एक बात एसएसएस कॉन्ग्रुएंस। दूसरा जो कॉन्ग्रुएंस होता है SAS, बस याद रखना जरूरी है ये SAS, साइड एंगल साइड, मतलब ये AB साइड DE के इक्वल, AC साइड DF के इक्वल और बीच वाला जो एंगल है, बीच वाला एंगल अगर इसके इक्वल होगा बीच वाले एंगल के, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अगर तुम समझ जाते हो तो फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे सिमिलैरिटी पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। तीसरा कॉन्ग्रुएंसी होता है ASA से, ठीक है, अब मैं ये लिख देता हूं फटाफट। चौथा कॉन्ग्रुएंसी होता है हम लोगों का AAS से, ठीक है, और पांचवा जो कॉन्ग्रुएंसी होता है ना बेटा, वो होता है RHS से। RHS का मतलब ये RHS वर्क करता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द साइड। दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर तुम्हारे पास हो, ठीक है, दो राइट एंगल तुम्हारा इक्वल हो जाए ट्रायंगल में, दो राइट एंगल तुम्हारे ट्रायंगल में इक्वल हो जाए, दो हाइपोटेनस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए और कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में तुम इसको कहोगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो होता है ना, ये रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे साइड, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और प्रोपोर्शनल तो है ही, ये बताने वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी बात हम लोगों को सीखना है। अगर इसको डिटेल में और बेसिक से पढ़ना है तो फिर क्लास में आओ, क्लास में पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं सिमिलरिटी पे। मेन कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का, कुछ चीजें पहले अभी पढ़ लो, उसके बाद मजा आएगा सवाल करने में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत ही साधारण सी चीज है कि ये है मेरे पास ABC नाम का ट्रायंगल है, ये ABC नाम का ट्रायंगल है और ठीक उसी वक्त एक बड़ा सा ट्रायंगल DEF नाम का हमारे सामने है, DEF नाम का हमारे सामने है। और हमने इसमें कहा कि हमारा दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से इस ट्रायंगल के जो साइड्स है ना, वो इस ट्रायंगल के साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा, सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले ये समझा देता हूँ। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने के क्या क्या यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो कैसे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी करते हैं, तो दो यहाँ पे दो नहीं तीन चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। एक तो AA सिमिलरिटी हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, ये कहा AAA होता है,
अच्छा ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब दो एंगल्स इक्वल हो जाए, सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल डी के बराबर हो जाए, ये एंगल बी है, ये एंगल ई के बराबर हो जाए, ठीक है, एंगल ई के बराबर हो जाए, तो तुम्हें पता है ना, ये जो थर्ड एंगल है, सिंस थर्ड एंगल विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू द थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा एंगल अपने आप तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे केवल ए सिमिलरिटी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है दो एंगल्स को इक्वल दिखा देना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, ट्रायंगल को सिमिलर कर देगा, ठीक है, ये होती है एक चीज। ठीक, दूसरी चीज ए सिमिलरिटी अगर हो गया है ना, अब यहाँ पे ए सिमिलरिटी के बाद हमारा कौन सा सिमिलरिटी होता है बेटा, एस ए एस सिमिलरिटी, हमें पता है एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है, मतलब अगर ए बी साइड और डी ई साइड और ए सी साइड और डी एफ साइड दोनों प्रोपोर्शनल हैं और बीच में जो ये एंगल ए है एंगल डी के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। और तीसरा एस एस एस, माने तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो भी ये सिमिलर होगा, ठीक। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो एक बार ट्रायंगल, सपोज एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ये क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एक बार जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम उस पर बात कर लेते हैं सीधा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल मतलब मान लो कि मैं ए बी साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, और ए बी का प्रोपोर्शनल साइड कौन सा है, डी, ए बी का प्रोपोर्शनल साइड है डी, इसको इक्वल कर देते हैं हम लोग BC के प्रोपोर्शनल साइड EF के, BC का प्रोपोर्शनल साइड EF, और इसको इक्वल कर देते हैं हम लोग AC का प्रोपोर्शनल साइड DF के, ठीक है, DF के, है ना, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी, ये सब प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी बात तो हमें आराम से समझ में आ गई, ठीक, ये प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कब होता है, जब सिमिलर हो जाए ट्रायंगल। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज प्रोपोर्शनैलिटी इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसमें एक केस हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने ए से एक एल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है, एल्टीट्यूड डाल दिया AM नाम का, ठीक है, और डी से एल्टीट्यूड डाल दिया DN नाम का, ठीक है, तो ये भी AM और DN भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, AM DM भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बात सबसे पहले तो ध्यान रख लो, AM DN भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या होगी, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल होने का सीधा सा मतलब होता है, यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाएगा किसके, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख रहे हो यहाँ पे, AB बाई DE, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर के इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर के और इक्वल टू AM स्क्वायर बाय DN स्क्वायर के, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको ध्यान रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या क्या चीजें होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू होता है AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर बाय DN स्क्वायर। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्ट है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, ठीक, सबके समझ में आ गया, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो देख लो, ठीक है। आगे चलो, एक और चीज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। इसको कहते हैं हम लोग BPT। BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, इसी को दूसरा नाम इसका होता है थेल्स थ्योरम।
इसी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम होता है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल मेरे पास है, ठीक है, और ए बी पे कोई पॉइंट है डी और ई पे कोई पॉइंट है, ए सी पे कोई पॉइंट है ई, और हमने डी ई को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डी और ई को कनेक्ट कर दिया। तो डी और ई को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डी और ई को कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट किया कि डी ई बी सी के पैरेलल हो जाए, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया कि डी ई बी सी के पैरेलल हो जाए। तो ऐसे केस में जहां डी ई बी सी के पैरेलल हो जाता है, ऐसे केस में ए डी बाई डी बी, ए डी यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि ए डी ऊपर वाला जो साइड है वो नीचे वाले साइड के ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के, ए ई बाई ई सी के। ये एकदम सिंपल सा फंडा है जो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसमें कोई भी बदलाव करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, ये ए डी है, ठीक है, ए डी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं ए डी बाय बड़ा वाला साइड ए बी, ए डी बाय बड़ा वाला साइड ए बी बराबर ए ई बाय बड़ा वाला साइड ए सी, ठीक है, वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, एकदम सही, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब इसी में मैं एक चीज और बता देता हूं और चलते हैं सवाल पे। ये लास्ट चीज हो गया। एक चीज और क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसी तरह का होता है, इसीलिए इस पे ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, मैं बस समझा देता हूं, शॉर्टकट में समझ लो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल ए बी सी नाम का, ठीक है, और ये है मिड पॉइंट, मतलब डी इसका मिड पॉइंट है, और डी से लेकर जब सीधा लाइन तुम यहाँ पे खींचोगे, इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे, तो डी और ई अगर मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है, ऐसे कि डी पैरेलल हो जाए बी सी के, ए बी पे डी है मिड पॉइंट और ए सी पे ई है मिड पॉइंट, ऐसे कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो अगर डी ई पैरेलल बी सी के हो जाएगा तो कंफर्म है मिड पॉइंट थ्योरम में कि डी ई इक्वल हो जाएगा हाफ बी सी के, डी ई इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ बी सी के। बात हो गई खत्म, ठीक है। यहां तक दो बातें समझ ली तुमने, हमने जल्दी जल्दी में देख लिया कैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, उसकी जरूरत बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को तुमने देख लिया, मिड पॉइंट थ्योरम को तुमने देख लिया, ठीक है। अब चलो सवाल की ओर, ठीक है, आगे बढ़े, सवाल की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कल तक किया था हमने कहां तक, 11 तक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, सवाल तुम्हारा सामने में है, क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ। हाँ, क्या आ गया जल्दी बताओ फटाफट। सी श्योर। चलो अब सवाल, ट्रायंगल एबीसी इज सच दैट AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। ABC इज सच दैट AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर,
एंड ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ABC, सो EF 12 सेंटीमीटर। ये कितना सिंपल सा सवाल दे दिया गया तुमको जी। क्या सवाल पूछा गया बताओ? ABC और इधर कितना है भाई? DEF है ना, DEF। AB कितना है? अच्छा, ABC और DEF बता दिया गया है कि सिमिलर है, और यहाँ पे अगर सिमिलर है ना, तो AB है 9 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, AC है तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे DEF सिमिलर है, EF है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। देख के समझ में आ जाएगा DE क्या है। तो ये देखो 6 है, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो ये 6 2 जा 12, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये 6 2 जा 12, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 6 2 जा 12 है तो कंफर्म हो गया कि DE क्या हो जाएगा? DE इसके प्रोपोर्शनल होगा, AB के प्रोपोर्शनल है, तो 9 2 जा 18, होगी बात खत्म, ठीक है। 18 सेंटीमीटर पे क्लिक करो और निकल जाओ आगे, आगे बढ़ो, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब होता है कि ये और ये, इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा, और यही रेशियो इसका और इसका होगा। तो किसी ने अगर हमसे पूछा होता DF क्या होगा, तो 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, DF होता 15 सेंटीमीटर, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जल्दी। उड़ान सपनों की, आ जाओ, क्या हाल चाल? थोड़ा आप फास्ट हो जाओ बेटा, फास्ट, स्पीड पकड़ो, ढेर सारा क्वेश्चंस करना है अभी। In triangle ABC and DEF, it is given that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 4 centimeter, and CA equal to 4.2 centimeter. DE equal to 10 centimeter, EF equal to 8 centimeter, and FD equal to 8.4 centimeter. 8.4 centimeter. If AL is perpendicular to BC and DM is perpendicular to EF, then what is the ratio of AL to DM? चलो जल्दी करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ। आ गया? क्या आ गया? स्वयं का 1/4 आ रहा है, ओके। स्वयं टेस्ट दिया था, टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए इन ट्रायंगल एबीसी। आ जाओ देखते हैं पहले इस सवाल को। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ इट इज गिवन दैट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, DE 10 सेंटीमीटर, EF 8 सेंटीमीटर एंड FD इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। इफ AL इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DM इज परपेंडिकुलर टू EF, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ AL टू DM? अच्छा, ये 5 है और ये 10 है, तो 1:2 रेशियो है, ऑफ कोर्स A हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, इस पे दिमाग नहीं लगाने वाली बात थी, लेकिन फिर भी जब तक बच्चे समझ नहीं लेते हैं कि नहीं भाई ये क्या हुआ, ठीक है, तो एक बार देखने में कोई हर्ष नहीं है। यहाँ पे ये रहा D, ये रहा E, ये रहा F, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा था कि AB अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक, BC 4 सेंटीमीटर है और AC हमारा 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक, DE क्या है 10 सेंटीमीटर, डबल हो गया ना, और EF हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, 4 का भी डबल हो गया, और लास्ट में 8.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब लास्ट वाले का भी डबल हो गया। इसका मतलब ये 1 तो ये 2, 1:2 रेशियो में है। तो कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक अगर मैं एल्टीट्यूड डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं, और यहां से यहां भी परपेंडिकुलर डाल दूं, और नाम इसका AL रखूं और इसका नाम मैं रखूं DM, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 1:2 होगा, क्योंकि साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर 1:2, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ का भी 1:2। ठीक है, हाँ स्वयं कैसा ट्राई किया? करण, तुम लोगों ने टेस्ट ट्राई किया था आज? स्क्वायर करके क्यों लगाएंगे बेटा? ये तो बस प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है, रेशियो में प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई रिलेशन थोड़ी है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों करूं स्क्वायर? एरिया ऑफ ट्रायंगल से जिसका रिलेशन होगा ना उसमें स्क्वायर करेंगे। अगले सवाल पे चलें।
चलो इस क्वेश्चन को देखो। आसान सा सवाल है। आया? In the figure given above, BC is parallel to DE and DE is to BC equal to 3:5. What is the ratio of the triangle ABC to that of triangle DEA? ठीक है, आसान सा सवाल है बच्चे, आसान सा सवाल है। ठीक है, स्वयं का बी। ओके फाइन, चलो। इन द फिगर गिवन अबव, BC is parallel to DE and DE is to BC equal to 3:5. What is the ratio of the triangle ABC to that of triangle DEA? अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं इस सवाल को करूंगा तो मुझे बताया गया है इस लाइन के लिए डी, इस ट्रायंगल के लिए DEA और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC के लिए। तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ABC को और छोटा वाला ट्रायंगल DEA को देखूं तो दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है भाई? तो ये वाला जो एंगल A है वो ABC में भी आता है और ये DEA में भी आता है, ठीक है। उसके बाद एंगल B और एंगल D इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, और ये एंगल इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्योंकि DE पैरेलल है BC के। तो हो गया ना, ऊपर वाला ट्रायंगल और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर। अच्छा, सिमिलर जब हो गया तो तुम्हें याद होगा ना, सिमिलर होने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, वो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना। तो अगर मान लो DE तुम्हारा 3 है और BC तुम्हारा 5 है, तो इसका साइड अगर 3 यूनिट और 5 यूनिट है तो DE का एरिया क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और ABC का एरिया क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। मतलब अगर मुझे DEA, एरिया ऑफ DEA बाय एरिया ऑफ ABC पूछेगा तो 9:25। हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC टू DEA, तो इसका मतलब 25:9 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस स्क्वायर तो करना था। 25:9 विल बी द करेक्ट आंसर, डी इज द आंसर, है ना। बढ़ू आगे, अगले सवाल पे चलूं। कुछ खास दम नहीं है सवाल में, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ, ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करो। ठीक है, in the figure shown above, D is parallel to BC and the ratio of the areas of triangle ADE and trapezium BDEC is 4:5. What is DE and BE? B not B, ये DE is to BC होना चाहिए, BC, ये BC होगा, ठीक है। DE is to BC। चलो जल्दी से बताओ। क्या आएगा जल्दी फटाफट? जितना फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो उतना बढ़िया, एकदम अपना स्पीडोमीटर चालू रखो, कहर कर दो कहर, बरस पड़ो सवालों पे, ठीक है। आया आंसर? अरे बेटा इतना टाइम नहीं लगना है, कहाँ तुम लोग यहाँ पे टाइम इतना लगा रहे हो,
सवाल में फिगर है डी पैरेलल टू बी सी, डी है पैरेलल टू बी सी एंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एडी, ये एडी एडीई का और बीडीसी का, बीडीसी इसका एरिया का रेशियो है 4 और 5, माने ये हो गया 4 और ये हो गया 5। एक बात बताओ कि अगर ऊपर वाला एरिया है 4 यूनिट, है ना, ऊपर वाला एरिया 4 यूनिट और नीचे वाला एरिया 5 यूनिट, तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल को अगर उठा लूं, बड़े वाले ट्रायंगल का, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 यूनिट नहीं हो जाएगा। ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट और एबीसी का एरिया नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों मिलकर 9 यूनिट हो गया। तो एडीई का एरिया 4 यूनिट और एबीसी का एरिया 9 यूनिट और हमसे डीई और बीसी पूछ रखा है, तो क्या हो जाता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू डीई स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, राइट, डीई स्क्वायर इज टू बीसी स्क्वायर। और यहाँ पे डीई स्क्वायर इज टू बीसी स्क्वायर अगर है, ऐसे समझो डीई स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर है, ये 4 मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का 4 और बड़े वाले ट्रायंगल का 5 और 4 9 के बराबर है। तो डी और बीसी तुमसे पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर यहां से हटा दो, जरूरत है यहाँ पे स्क्वायर की, हटाओ यहां से स्क्वायर और यहाँ पे पटक दो। अरे यार ये क्या तबाह करके रखा है इसने, ठीक है, और किधर चल गया, ठीक है चलो, और ये 2/9 2/3। अब 2:3 करेक्ट आंसर हुआ। मतलब अगली बार से इतना समय नहीं लेना, अगर इतना समय लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं था, अगली बार से फटाफट देखोगे, ये 4 ये 5, इसका मतलब टोटल 9, तो टोटल 9 और छोटा वाला 4, तो 4 और 9 का रूट निकाल दो, 2 और 3 हो जाएगा। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है तो साइड का रेशियो निकालने के लिए रूट डाल देना है, और जब भी आपको साइड का रेशियो दिया गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए स्क्वायर कर देना। इतनी सी ही तो बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, इसी पे हमको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इस सवाल को करके दिखाओ मुझे फटाफट, कम ऑन गेट इट फास्ट। आ गया? In the figure given below, ABC is similar to PQR. PQ equal to 3 cm, AB equal to 6 cm, BR equal to 8.2 and PR equal to 5.2 cm. QR and AR respectively. अब ये सब सवाल में कोई दम रहा नहीं, दम रहा ABC ABR, ठीक है, ये C नहीं होना चाहिए बेटा, ये R होना चाहिए, ये तो समझ ही गए होंगे। यहाँ जब R दिख रहा है तो R ही होना चाहिए, है ना। तो ABR और PQR, ठीक, ABR और PQR अगर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ABR और PQR, अब ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है, ऑफ कोर्स सिमिलर है तो हमें समझ में तो आ गया ना कि AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ रहा होगा, ठीक है, BR का कोरस्पॉन्डिंग साइड QR रहा होगा और AC का कोरस्पॉन्डिंग साइड PR रहा होगा, ठीक है, AC तो नहीं, माने AR का कोरस्पॉन्डिंग साइड PR रहा होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से वैसे भी अगर समझना चाहो तो ये और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। उसको देखकर, फिगर को देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब चलो ये तो हो गई बात, हटाओ, हमें इस पे नहीं जाना है, हमें अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो दिया हुआ है हम उसकी ओर जाते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमको दिया हुआ है तो हम यहाँ पे PQ, अब जैसे ही मैं यहाँ पे ABR का, ठीक है, AB उठाता हूं, ABR का AB बाय PQR का PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे AR, अब यहां पे AR बाय PR
इक्वल टू बी आर बाय क्यू आर। अब जो निकालना है तुमको, किसी दो को उठा लो और सॉल्व कर डालो। जैसे अगर मुझे ए बी बाई पी क्यू है, यहाँ ए बी बाई पी क्यू का बी आर बाई क्यू आर से, ठीक है, उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी आर बाई क्यू आर। क्या सब दिया हुआ है? ए बी क्या दिया हुआ है 6, पी क्यू क्या दिया हुआ है 3, बी आर क्या दिया हुआ है 8.2, 8.2 क्यू आर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यू आर क्या आ जाएगा? क्यू आर इक्वल टू 8.2 इंटू, अब ये वैसे भी काट सकते हो लेकिन चलो कोई नहीं, लिख लो पहले, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 4.1। मतलब इतना भी नहीं करना है, अभी तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये लिखने के लिए हमने लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया ए बी बाई पी क्यू का बी आर बाई क्यू आर से। अब ए बी बाई पी क्यू का ए आर बाई पी आर से अगर करते हैं तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी हमारा कितना था 6, पी क्यू हमारा कितना है 3, उसके बाद ए आर कितना है हमारा 8 ए आर निकालना है ना, ए आर निकालना है, ठीक है। तो ए आर निकालना है और दिया क्या हुआ है, पी आर कितना है 5.2 और ए आर फाइंड आउट करो, ठीक। तो देखो तो 3 2 जा 6, तो ए आर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5.2 इंटू 2 10.4 सेंटीमीटर। तो ए आर 10.4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 4.1। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, डी। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर क्वेश्चंस सभी बच्चों को अगर पता हो तो मैं अगर यहाँ पे करूं तो सीधा सीधा करूंगा। देखो, अगर पी क्यू 3 दिख रहा है और ए बी 6 दिख रहा है तो 3 2 जा 6 डबल हो गया ना। तो यहाँ पे अगर बी आर तुम्हें 8.2 दिखा, तो 8.2 दिखा तो इधर वाले ट्राइंगल का डबल है ना इधर, तो 8.2 अगर ये है तो इसका हाफ इधर हो जाएगा 4.1, और इधर क्या है, ये क्या है 5.2, तो इसका मतलब नहीं, ये 5.2 कौन सा है, ये पी आर है। तो पी आर 5.2 का डबल क्या हो जाएगा 10.4 यहाँ पे, ठीक है, 10.4। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा सीधा आंसर करो, निकल जाओ आगे, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैं लिख के दिखा देता हूं ना, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर लिख के दिखा देता हूं, इसलिए कि जो नए बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है। तो ये तुम मत सोचो कि मैं इसको इतना लंबा चौड़ा तुमको दिखा रहा हूं कि तुमको करना है, नहीं, तुमको करना है फटाफट। मैं इतना लिख के दिखाता हूं क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सीख जाएंगे। जिनको आता है वो, उनको तो आता ही है, जिनको नहीं आता है दे विल लर्न। Two poles are placed at P and Q on either side of a road such that line joining P and Q is perpendicular to the length of the road. A person moves X meter away from P parallel to the road and places another pole at R. Then the person moves further X meter in the same direction and turns and moves a distance Y meter away from the road perpendicularly, where he finds himself Q and R on the same line. The distance between P and Q, that is the width of the road in meter is. कौन बताएगा मुझे? एकदम फटाफट बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? कौन बता सकता है? Who can get me the answer fast? आ गया? अजीम, स्वयं, करण, और कोई? उड़ान सपनों की, सौरभ, कर लो बेटा जल्दी से।
नहीं नहीं आया। चलो आओ मैं बताता हूं, ध्यान से देखो सुनो। टू पोल्स आर प्लेस्ड एट P and Q on either side of the road। बेटा एक बात समझो, ये है P और ये है Q, ठीक है, समझना, ये है P और ये है Q, अलग अलग रोड के दो साइड्स पे P और Q, और ये है रोड आइदर साइड, ठीक है, रोड on either side of a road such that the line joining P and Q is perpendicular to the length of the road। मतलब ये P और Q का जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो ये रोड के लेंथ के परपेंडिकुलर है। मतलब हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये अगर रोड है, ये रोड है, तो ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है रोड के लेंथ के, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सीधा बना देता हूं मैं तुमको, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे समझ के चलो। अच्छा, a person moves x meter away from P parallel to the road। A person moves x meter away from the P parallel to the road and places another pole parallel to the road and places another pole at R, ठीक है। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो P से ऐसे x मीटर ऊपर की ओर गया, यहां पे गया, ठीक है, और इस x के पास एक पोल लगा देता है, ठीक है, इस x के पास एक पोल लगा देता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से सुनना। x के पास एक पोल लगा देता है और वो ऐसे है कि x मीटर अवे फ्रॉम P, P से ऊपर की ओर x मीटर जाता है, पैरेलल टू द रोड, रोड के पैरेलल चल रहा है, ठीक है, एंड प्लेसेस अनदर पोल एट R। Then the person moves further x meter in the same direction। और यही पर्सन और x मीटर ये ऊपर जाता है इसी डायरेक्शन में, और x मीटर ऊपर जाता है सेम डायरेक्शन में, और क्या करता है, and turns and moves a distance y meter away from the road perpendicularly where he find himself Q and R on the same line। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति P से x मीटर ऊपर जाके यहाँ पे एक पोल डाल देता है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे। अब यहीं से और x मीटर ऊपर जाकर क्या होता है, ये रोड के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम रोड टर्न हो जाता है, रोड से मतलब रोड की तरफ न जाके अवे फ्रॉम रोड टर्न हो जाता है और परपेंडिकुलर बनाता है। और वो कुछ ऐसा होता है कि जहां ये खड़ा होता है वो और P, और जहां वो खड़ा होता है वो Q और R सब एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। x मीटर चलने के बाद ये x क्या है, डिस्टेंस है, ये x यहाँ पे डिस्टेंस है और ये पॉइंट R है, ठीक है, सब एक ही पॉइंट पे खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा फिर से अच्छे से देख लो। टू पोल्स आर प्लेस्ड एट P and Q। ये P और Q क्या है, दो पोल्स हैं, such that the line joining P and Q is perpendicular to the length of the road। ये जो लाइन ज्वाइन किया है तुमने रोड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। A person moves x meter away from P parallel to the road। एक पर्सन है जो x मीटर P से आगे की ओर बढ़ता है और पैरेलल टू द रोड आगे बढ़ता है, x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड प्लेसेस अ पोल एट R के पास एक पोल यहाँ पे लगा देता है। फिर यही पर्सन और x मीटर आगे बढ़ता है ना, यहाँ बताया जा रहा है कि then the person moves further x meter in the same direction and turns and moves a distance y meter away from the road। फिर से यही पर्सन और x मीटर ऊपर की ओर बढ़ता है और यहां से बढ़ने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे and moves a distance y meter away from the road perpendicularly where he find himself। यहां से ये लेफ्ट ले लेता है और y मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, फ्रॉम द रोड परपेंडिकुलरली वेयर ही फाइंड हिमसेल्फ, मतलब वो यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। जब उसने देखा कि वो खुद को देखा कि वो R और Q एक लाइन पे है, वो R और Q एक लाइन पे है, ठीक है। तो अब उसका सवाल सुनो। सवाल ये है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या है, ये P और Q का डिस्टेंस क्या है, मतलब विड्थ ऑफ द रोड क्या है, रोड की चौड़ाई क्या है, ये है सवाल। ये CDS में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। विड्थ ऑफ द रोड क्या है, तो ये सवाल 2 सेकंड का है, लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, समझदारी होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। देखो ये सवाल 2 सेकंड में बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे मान लूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखूं,
और मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या सब दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो एंगल अगर यहाँ पे इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो गया ना, ठीक है, और तीसरा एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो इसके साइड्स क्या होंगे बच्चे, प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू जितना होगा उतना ही यहाँ पे वाई होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, यहाँ पे सिमिलर छोड़ो, मैं कहता हूं सिमिलैरिटी हटाते हैं हम लोग यहाँ पे इसको अगर कॉन्ग्रुएंस भी दिखा देते, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने पे मतलब सिमिलैरिटी हटाओ, सिमिलैरिटी से तो तुम्हें लगेगा कि ये सिमिलैरिटी से सर आपने क्यों इक्वल कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। तो अगर ये दो ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, किसी से भी अगर कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर देते हैं SAS से भी, ठीक है, तो इस केस में ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये y है तो ये y है, ठीक है, और इसीलिए इसका जो विड्थ ऑफ द रोड होगा ना ये y होगा, ठीक है, C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रुएंसी से कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर इक्वल दिखाना हो तो कॉन्ग्रुएंसी से दिखाओगे तुम। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, आप किसी भी तरह से तुम दिखा दो, ठीक है, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बढ़िया सवाल था, काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दैट्स व्हाई PQ इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू y एंड दैट्स व्हाई द विड्थ ऑफ द रोड इज y मीटर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीथ नंबर क्वेश्चन करो। समझ में आ रहा है ना? One fifth of the area of a triangle ABC is cut off by a line DE drawn parallel to BC such that D is on AB and E is on AC. If BC equal to 10 centimeter, then what is the value of DE, or what is DE equal to? क्या आ गया आंसर, जल्दी बताओ। स्वयं का आया है B, और कोई जो अलग आंसर दे सकता है? Can you get me the answer, different answer? चले आओ चेक करते हैं, ध्यान से सुनो, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। 1/5 of the area of triangle ABC is cut off by a line D drawn parallel to BC such that D is on AB and E is on AC. If BC equal to 10 centimeter, then what is the value of DE? मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है मेरे पास, ABC नाम का एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, DE ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल में जैसे DE यहाँ पे रख के ADE, ठीक है, इस कट ऑफ बाय लाइन DE यहाँ पे रख के, ठीक है, ADE निकाल लिया जाता है। सपोज यहाँ पे एक लाइन रखा जाता है, काट के निकाल लिया जाता है। ABC इज कट ऑफ बाय लाइन DE ड्रॉन पैरेलल टू BC। अच्छा, ये DE कैसे है, ये पैरेलल है BC के, है ना, पैरेलल है BC के। चलो अब सच दैट D इज ऑन AP एंड E इज ऑन AC, हो गई बात खत्म। DE जब समझ में आ ही गया है, AB है और AC पे है,
तो बीसी के बारे में बताया गया कि ये तो बीसी 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ भाई डीई क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना साधारण सा है, तुम ये देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें कि यहाँ पे बोला गया है तुमसे कि 1/5 ऑफ द एरिया, 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा एक बात बताओ कि मतलब पूरा का पूरा ट्रायंगल एबीसी अगर 5 यूनिट का है तो ये जरूर 1 यूनिट का होगा, ठीक है। अगर पूरा ट्रायंगल एबीसी 5 यूनिट का है, एरिया 5, 1/5 का मतलब तो यही होता है ना कि अगर पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा 5 तो एडीई कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है बेटा 5, और एबीसी बाद में लिख लेना, नीचे लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है हमारा 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूरा का पूरा हमारा है 5, तो ये किसके बराबर होगा, ये डीई स्क्वायर के, ठीक है, डीई स्क्वायर के बाय बीसी स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, हमें अच्छे से पता है ये चीज सिमिलैरिटी के नियम से। और अगर ऐसा है तो डीई निकालना है हमको, बाद में हम डीई की वैल्यू पटक देंगे इस पे। फिलहाल हम लोग बीसी जानते हैं कितना है 10 है, ठीक है, स्क्वायर उधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे रूट चढ़ चुका है 1/5, तो 1 का तो रूट 1 ही रखोगे और 5 का रूट बाहर करके रूट 5 कर दो, ठीक है। तो डीई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो डीई इक्वल टू ये हो गया 1/√5, तो 10/√5, और 10/√5 को सॉल्व करोगे तो √5/√5, इसको रैशनलाइज करो तो ये 10√5 और अपॉन 5, तो 5 2 जा 10, सो दैट्स व्हाई योर वैल्यू इज 2√5 सेंटीमीटर। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों को आइडिया है ना वो इतना लिखने के लिए थोड़ी टाइम वेस्ट करेगा अपना लिख लिख के, ठीक है। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए इतना समझा देता हूं, तुमको कुछ नहीं करना है। अगर ये पूरा 1 है और पूरा एरिया इसका 5 है तो जाहिर सी बात है एरिया की बात हो रही है, और हमको यहाँ पे साइड का रेशियो निकालना है, तो साइड का रेशियो हमेशा एरिया के ऊपर रूट चढ़ के आता है, ठीक है। तो एरिया के ऊपर रूट चढ़ के आता है, तो अगर ये 1 है, ठीक है, 1 यूनिट है और पूरे ट्रायंगल का रूट 5 है, तो जरूर ये डीई बाय बीसी, ठीक है, ये 1/√5 के इक्वल होगा, ठीक है, 1/√5 के इक्वल होगा। इसीलिए अगर 1 यूनिट यहाँ पे पूरा का पूरा तुम 10 यूनिट को कंपेयर करोगे तो 10 यूनिट किसके बराबर होगा 10/√5 के, और इसको डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं 2√5, ठीक है। खैर तुम इसको लिख लो, तुम्हें इतना अभी आइडिया नहीं होगा फास्ट करने का, तो 1-2 बार लिखोगे उसके बाद अपने आप आइडिया आ जाएगा, और उसके बाद इतना टाइम इस पे नहीं जाएगा। चलो इस सवाल को कर लो, 19 नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से। चलो जल्दी करो। इन अ ट्रायंगल PQR, X is a point on PR and Y is a point on QR such that PR equal to 10 centimeter, RX equal to 4 centimeter, YR equal to 2 centimeter, QR equal to 5 centimeter. Which one of the following is correct? XY is parallel to PQ, PQ equal to 2 into 4 क्यों है भाई, टू एक्स वाई होना चाहिए यहाँ पे, टू एक्स वाई होना चाहिए यहाँ पे, लोगों के ना गलतियों से 2xy, ठीक है। अब तुम इसे करें, आ गया। देखो PQR
इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, x इज अ पॉइंट ऑन पी आर, x यहां पे है, x इज अ पॉइंट ऑन पी आर एंड y इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ये y यहां पे है, ठीक है, क्यू आर, सच दैट पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है बच्चे, पूरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है क्यू आर, और वाई आर है 2 सेंटीमीटर। ये तो साधारण सवाल दे दिया गया कि पूरा का पूरा पी आर है 10, जिसमें आर एक्स है 4, तो 10 में से 4 घटा दोगे तो पी एक्स हो जाएगा 6, पूरा का पूरा क्यू आर है 5, जिसमें वाई आर है 2, तो क्यू वाई क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल को उठाते हैं ऐसे, पी ऐसे उठाते हैं आर पी क्यू, तो आर पी क्यू में हम क्या देख रहे हैं कि आर एक्स बाई पी एक्स यहाँ पे 2/3 आ रहा है, इक्वल टू आर वाई बाई क्यू वाई भी यहाँ पे 2/3 आ रहा है। तो ये तभी संभव है जब ये x और y को मिलाने पर x y पैरेलल हो जाए पी क्यू के, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, और इसीलिए हमारा आंसर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक्स वाई इज पैरेलल टू, ये सब एग्जाम्स में तुमको ये सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अभी जो तुम कर रहे हो ना, पिछले 3-4 क्वेश्चन जो तुमने किया है ना, वो सभी सीडीएस में अभी आए हैं 2-3 साल के अंदर, मतलब 2-3 साल के अंदर के सारे पेपर में से आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा हल्के में मत लेना सवाल को, अगर हल्का है भी तो भी बहुत हल्के में मत लो, चलो, और बहुत ज्यादा भारी भी मत समझो, चलो फटाफट करो इस सवाल को। आ गया। Let two lines P and Q be parallel. Consider 2 points B and C on the line P and 2 points D and E on the line Q. The line through B and E intersect the line through C and D at A in between the two lines P and Q. If AC is to AD 4:9, then what is the ratio of area of triangle ABC to that of the triangle ADE? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, मतलब मैं तो इसको ये कहूँगा कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या किसी का आया क्या? जल्दी बताओ, किसी का आया क्या? नहीं? चलो देखो, लेट टू लाइन्स P एंड Q बी पैरेलल, ये रहा P और ये रहा Q, पैरेलल लाइन्स P और Q, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब हमें कहा गया है कंसीडर 2 पॉइंट्स B एंड C ऑन लाइन P, अरे कहीं भी रख दो ना B और C, ठीक है। उसके बाद ऑन P एंड 2 पॉइंट्स D एंड E ऑन लाइन Q, D रख लो और E रख लो लाइन Q पे, ठीक। उसके बाद लाइन थ्रू B एंड E, माने B और E ने एक लाइन बनाया और D और C ने एक लाइन बनाया, और यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उसको इन लोगों ने A बोला, ठीक है। मतलब लाइन थ्रू B एंड E intersects the line through C and D at A in between the two lines P and Q. If AC is to AD, अब देखो यहाँ पे, अब बोला जा रहा है कि अगर AC is to AD, ठीक है, यहाँ पे 4:9 है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये रेशियो निकालना है। बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं पूछ लिया गया है कि अगर यहाँ पे तुमको बोला जा रहा है AC by AD, यहाँ कितना 4:9,
हमें अच्छे से पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल, और ये इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। तो हमने देख लिया कि हमारा जो यहाँ पे ए सी बी है वो ए डी ई के सिमिलर है, यहाँ ए सी बी ए डी ई के सिमिलर है, और इस वजह से यहाँ ए सी मतलब एरिया अगर सिमिलर है तो एक चीज समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय ए डी स्क्वायर, और इसीलिए 4 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर, सीधा हम लोग 16 और 81 लिख के आंसर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 और 81। हाँ बेटा बहुत सही, बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The perimeters of two similar triangles ABC and PQR are 75 cm and 50 cm respectively. If the length of one side of the triangle PQR is 20 cm, then what is the length of corresponding sides of the triangle ABC? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, जल्दी करो, इस पे तो समय व्यर्थ करना ही मत। आ गया, देख, the perimeter of two similar triangles ABC and PQ are 75 and 50 centimeter respectively. If the length of one side of the triangle PQR is 20 centimeter, what is the length of the corresponding side of the triangle ABC? जैसे ही हमको बोल दिया गया ना two similar triangle ABC and PQR, तो सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR है, उसका पेरीमीटर अगर 75 और 50 है तो 75 और 50 का रेशियो मतलब कितना हो गया, अगर 75 और 50 का रेशियो कहोगे तो 3:2 होता है, राइट। जैसे 25 या 75, 25 दूने 50, 3 और 2, तो एक बात कंफर्म है कि इनके साइड्स का भी रेशियो, ठीक है, 3 और 2 ही होगा, ठीक है। जो इनके पेरीमीटर का रेशियो वही इनके साइड का रेशियो, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल एबीसी का अगर पेरीमीटर 3 यूनिट और ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर 2 यूनिट, तो अगर पीक्यूआर का एक साइड 20 सेंटीमीटर है तो ये किसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसको 2 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करेगा। 2 यूनिट 20 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 यूनिट हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो जाहिर सी बात है 3 यूनिट एबीसी का जो ये वो साइड होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो 3 यूनिट के बराबर होगा, 3 × 10 30 सेंटीमीटर के, ठीक है, एकदम खत्म कहानी। अगर 75 और 50 है, 3 और 2 के रेशियो में है, तो पी क्यू आर अगर 20 तो ए बी सी 30, हो गई बात खत्म। 2 के ऊपर एक 0, तो इधर 3 के ऊपर एक 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, मुजवानी करने का कोशिश करो। चलो इस सवाल को करो और निकलो। Suppose ABC is a triangle with AB of unit length and D and E are the points laying on AB and AC respectively, such that BC and E are parallel. If the area of the triangle ABC is twice the area of triangle ADE, then length of AD is। बड़ा ही साधारण सा सवाल है, देख रहे हो सिमिलैरिटी पे कितने क्वेश्चंस तुम कर चुके हैं, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम, जैसे सीडीएस में तो आया है, एसएससी में आया होगा, एसएससी के मेंस में आया होगा, सीपीओ में आया होगा, मतलब ये क्या कहते हैं, जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ही पूछा गया है। सपोज एबीसी इज अ ट्रायंगल विथ एबी ऑफ यूनिट लेंथ and D and E are the points lying on AB and AC respectively, such that BC and DE are parallel. The area of triangle ABC is twice the area of triangle ADE, then the length of AD is।
आया किसी का? जल्दी बताओ फटाफट। एबीसी इज अ ट्रायंगल, ये है एबीसी ट्रायंगल विथ एबी ऑफ यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ 1 हो गया, एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स लेइंग ऑन एबी एंड एसी। डी और ई एक ऐसा पॉइंट है जो एबी और एसी पे पड़ा हुआ है, और ऐसे पड़ा हुआ है कि डी ई पैरेलल हो जाता है बीसी के। ठीक है, देखते ही समझ में आ जाता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात हो रही है। डी पैरेलल हो जाता है बीसी के। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, माने बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का डबल है, ट्वाइस है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ एडी क्या हो जाएगा, एडी का लेंथ क्या हो जाएगा अगर हमको एडी का लेंथ निकालना पड़े तो। बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक है, कैसे हम करेंगे पता है, हमें एक बात पता है यहाँ पे अच्छे से कि ये यूनिट लेंथ का है, ए बी का है, ए बी इसका यूनिट लेंथ है। दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि पूरा का पूरा जो एबीसी है ना, ठीक है, अगर एडीई का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है तो पूरा का पूरा एबीसी का एरिया कितना है, 2 यूनिट स्क्वायर है, डबल है। अगर पूरा एडीई का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है तो पूरा एबीसी का एरिया क्या होगा, ये पूरा का पूरा एबीसी हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 है, जिसमें एडी का लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डीई स्क्वायर, मतलब साइड का, चूंकि ये इसका एडीई और एबीसी सिमिलर ट्रायंगल होता है, इसीलिए एडी के स्क्वायर का बाय एबी के स्क्वायर के बराबर होता है, एबी के स्क्वायर के। जहां एबी का स्क्वायर हमें क्या है, यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर है ना, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, तो डी हमारा हो जाएगा √1/2, मतलब सीधा सीधा अगर लिखें तो 1/√2। ठीक है, 1/√2 यूनिट, सी इज द करेक्ट आंसर। समझे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है √2। ABC and DEF are similar triangles. If the ratio of the side AB to side DE is √2 + 1 is to √3, then the ratio of the area of triangle ABC to triangle DEF। ये तो आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल, इसको तो तुरंत ही निपटाना जरूरी है। ABC एंड DEF क्या बताया जा रहा है, क्या आ गया, करण का डी आ रहा है। ओके, ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स इफ द रेशियो ऑफ साइड AB टू साइड DE, वही बात हो गई। ABC ABC DEF, ठीक है। अब यहां पे क्या देख रहे हो, ABC और DEF दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो रेशियो ऑफ साइड AB टू साइड DE, ये साइड AB टू साइड DE दिया हुआ है √2 + 1 और √3, तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC टू ट्रायंगल DEF, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यही है ना तुमसे पूछा जा रहा है। ये किसके बराबर होगा, √2 + 1 का स्क्वायर, चूंकि ये क्या है यहाँ पे
साइड का स्क्वायर है और ये √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माना इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या आता है, ये आता है 2 + 1 + 2√2 और ये तो 3 ही होगा। तो 3 + 2√2, 3 + 2√2 और ये 3, तो 3 + 2√2 = 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, डी होना चाहिए। डी विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग यहां तक कर लेते हैं बस। अब इसके आगे कल करेंगे और कल ढेर सारा क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उठ जाएगा। अब तक जो बेसिक बातें करनी थी, बेसिक क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उठाएंगे, तो कल थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन कल बढ़ जाएगा। हम लोग ट्रायंगल्स को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़ेंगे कहाँ, सर्कल्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स पे, पॉलीगन्स पे, ऐसे करके हम लोग सफाया करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में बहुत सारी बातें समझने को मिली, सीखने को मिली होंगी और सीखे होगे तुम। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पता चल जाएगा मुझे, है ना। अब जो भी बच्चे हो, बस मैं बता देता हूं, आज जो CDS के जो भी बच्चे हो, एस्पिरेंट्स 2022 के लिए जो पेपर देने जा रहे हो, वो फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम लोगों को मिलेगा, है ना। आज 5 अगस्त से शुरू हो गया है, तो अगर चाहो तो जल्द से जल्द ले सकते हो तो ले लो। ठीक है, लेट करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। तो ये 5 अगस्त से शुरू हो गया, प्लानर के अकॉर्डिंग होगा। आज 5 अगस्त से शुरू है, उसके बाद 7 अगस्त, ये सारा प्लानर के अकॉर्डिंग चलेगा। और मैं बता दूं तुम्हें, अगर इसको तुम मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तुम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड हो जाएगा, करोगे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसमें इनरोल करो और इनरोल करने के बाद तुम्हें अपने आप उसमें टेस्ट मिलता चला जाएगा। और टेस्ट जो मिलेगा ना वो इस तरह के प्लानर के साथ मिलेगा। ठीक है, इस तरह के पूरे प्लानर के साथ मिलेगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूं प्लानर। इस प्लानर को फॉलो करना है तुम्हें। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये प्लानर को तुमको इस प्लानर को फॉलो करना है। और देख रहे हो 5 अगस्त, 6 अगस्त कल तुम्हें आंसर की मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा टेस्ट 7 अगस्त को होना है, तीसरा 10 अगस्त को होना है। इस तरीके से तुम्हारे 10 टेस्ट हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ना, ये तुम्हारे रिजल्ट पे बहुत बड़ा फर्क लाएगा। रिजल्ट पे तुम लोगों को बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। जो इस टेस्ट को देंगे ना बच्चे, उनको पता चलेगा, अच्छा खासा फर्क अपने रिजल्ट में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट को बनाया ही इसी तरीके से गया है, शानदार तरीके से। ठीक है, तो गाइस आई होप तुम लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय करो, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और कल थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो हमारे एग्जाम्स का रहा है, ठीक है, उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों को शुरू करना है ना। चलो बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद।